नमस्कार दोस्तों, मैं पारुल चौहान आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने प्यारे से परिवार रोजगार विद अंकित में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप अच्छे होंगे। अरुण, दीपा, सुनील, सम्राट, गोपाल, अनुष्का, अतुल मिश्रा, राकेश, खुशी, अमित, अनु, विक्की, यूसुफ, पंची, सतीश, पंकज, राजकुमार, दिव्या, आप सभी को मेरी तरफ से गुड इवनिंग, नमस्ते, राधे राधे, राम राम, शस्त्रीय काल। प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपका रिवीजन भी बहुत अच्छा चल रहा होगा। आप सभी लोग जल्दी से लाइव आ जाएंगे, सेशन के साथ जुड़ जाएंगे ताकि हम क्लास को स्टार्ट कर सकें। बेटा, जैसा कि आप जानते हैं, पहले तो मैं आपको जो चैप्टर करा रही थी उसको हम कंप्लीट करेंगे। मैं आपको पढ़ा रही थी प्रस्तावना, जिसको बेटा हम कहते हैं प्रीएम्बल। ठीक है, इसमें मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि इस प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की चर्चा की गई है। अब यहीं से क्वेश्चन आता है बच्चे कि आपकी प्रस्तावना में कितने प्रकार की आपकी जो है स्वतंत्रता की बात की गई है। तो यहाँ पे स्वतंत्रता की जो इंग्लिश होगी वो फ्रीडम नहीं बेटा जी, लिबर्टी होगी, लिबर्टी। तो यहाँ कितने प्रकार की स्वतंत्रता है, ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ दिया जाता है। तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात बेटा कहाँ पर की गई है? आपके प्रीएम्बल में की गई है, आपकी प्रस्तावना में की गई है। ठीक है, तो कितनी प्रकार की लिबर्टी, कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है मैम? 5 प्रकार की। ध्यान रखिएगा, फ्रीडम या लिबर्टी, इसका हिंदी में मतलब होता है स्वतंत्रता। लेकिन अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है और आपने केवल स्वतंत्रता पढ़ा और उसकी इंग्लिश को नहीं देखा, तो क्वेश्चन गलत होने की संभावना भी हो सकती है। तो आपको पता होना चाहिए कि लिबर्टी 5 टाइप्स की है, यानी 5 तरह की स्वतंत्रता प्रीएम्बल में, और जो 6 तरह की फ्रीडम है वो आपकी फंडामेंटल राइट्स में है। तो आप यहाँ पे 5 तरह की जब लिबर्टी है तो कौन कौन सी दी गई है? तो बेटा जी विचार, ठीक है, अभिव्यक्ति, विश्वास, इंग्लिश भी अभी लिखूंगी, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। क्या लिखेंगे आप मैम? नेक्स्ट है धर्म और लास्ट है हमारा उपासना। यानी इसका मतलब है कि आपके माइंड में कोई भी विचार आ सकता है और भाई आपके मन में विचार आता है तो आप उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, मतलब दूसरों को बता सकते हैं। ठीक है, अब वो आप एक्सप्रेस करते हैं तो आप बोलकर बता सकते हैं, आप लिखकर बता सकते हैं। आप जो है अगर हम बात करते हैं तो कह सकते हैं कि एक्सप्रेशन के थ्रू एक्सप्रेशंस के थ्रू, मतलब इशारों में। जैसे हमारी किसी के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग होती है तो हम एक्सप्रेशंस में भी अपनी बातों को बता देते हैं। ठीक है, उसके बाद विश्वास यानी कि बिलीफ हम यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद धर्म यानी कि रिलीजन, और बेटा जी आपका उपासना यानी कि वर्शिप। बेटा आपका यहाँ पे हम कह सकते हैं कि आपका जो है ये 5 तरह की लिबर्टी की बात आपकी किसमें की गई है? प्रस्तावना में। और 6 तरह की स्वतंत्रता की बात किसमें की गई है मैम? वो की गई है फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल 19 में। ठीक है, तो ये 5 तरह की आपकी लिबर्टी, स्वतंत्रता यहां पर होती है। सॉरी, रियली सॉरी, है ना। तो अब विचार मतलब कोई भी आइडिया आपके दिमाग में आना, फिर उसको एक्सप्रेस करना मतलब बताना। विश्वास, आप किसी पर भी विश्वास कर सकते हैं। धर्म मतलब आप किसी भी धर्म को अपना सकते हैं। और उपासना मतलब आप अपने धर्म के हिसाब से पूजा पाठ कर सकते हैं, वर्शिप कर सकते हैं। ये सारी बातें किसमें की गई हैं? प्रीएम्बल में। फिर पूछा जाता है कि भाई प्रस्तावना में कितने प्रकार की समानता की बात की गई है? इक्वालिटी कितने प्रकार की है? समानता यानी कि इक्वालिटी। और ये कितने प्रकार की समानता की बात की गई है? तो बेटा जी 2 प्रकार की, 2 प्रकार की समानता इक्वालिटी है। एक तो बेटा स्टेटस यानी कि प्रतिष्ठा, यानी हर व्यक्ति को समाज में एक प्रतिष्ठा, एक मान सम्मान के साथ रहने की समानता है। और एक है बेटा जी अवसर यानी कि अपॉर्चुनिटी।
यानी कि अपॉर्चुनिटी, यानी आप कह सकते हो कि हर व्यक्ति को अपॉर्चुनिटी किस में, तो बेटा जी जॉब्स में, यानी सरकारी नौकरियों में। तो ये आपका जो ये चीजें आप अभी प्रीएम्बल में पढ़ रहे हैं, ये सारी चीजें आपको फंडामेंटल राइट्स में, डीपीएसपी में और फंडामेंटल ड्यूटीज में भी देखने को मिलेंगी। तो आप कहेंगे कि समानता कितने प्रकार की है? मैम 2 प्रकार की, प्रतिष्ठा और अवसर। प्रतिष्ठा का मतलब क्या होता है? गरिमा, एक मान और सम्मान। जैसे हम क्या करते हैं, कई बार ईगो में आकर दूसरे की प्रतिष्ठा को सम्मान पहुंचाते हैं, तो वो गलत है। अगर आप किसी भी व्यक्ति की प्रतिष्ठा या सम्मान को ठेस पहुंचाएंगे और वो व्यक्ति अगर आपके खिलाफ कंप्लेन करता है तो आपको सजा भी मिल सकती है। ठीक है। अवसर क्या होता है? अपॉर्चुनिटी क्या होती है? तो अवसर प्यारे बच्चे हम कह सकते हैं कि जैसे आपकी गवर्नमेंट जॉब्स में, यानी सरकारी नौकरियों में, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो कितने प्रकार का न्याय है, कितनी प्रकार की स्वतंत्रता है, कितनी प्रकार की समानता है। बेटा फेथ भी लिख सकते हो आप रेनू, यहां पे फेथ भी कर सकते हो, ये लीजिए, ये भी आप लिख सकते हो। ठीक है। अब अगर मैं आपसे बात करती हूं प्यारे बच्चे, तो ये आपकी समानता, स्वतंत्रता, ये डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं। एक क्वेश्चन बेटा आपसे पूछा जाता है और वो क्वेश्चन मैं आपसे ही पूछूंगी। आप मुझे बताइए कि आपकी प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व शब्द को कहां से लिया गया है? समानता, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, यानी कि आपका लिबर्टी जो वर्ड मैंने आपको पढ़ाया, समानता यानी जो मैंने इक्वालिटी आपको बताई, और बेटा जी बंधुत्व यानी कि फ्रेटर्निटी, जिसे हम कहते हैं भाईचारे की भावना। यानी आप सभी भारतीय और आप सबके अंदर क्या होना चाहिए? एक भाईचारे की भावना होनी चाहिए। तो ये तीनों शब्द हमने कहां से लिए हैं? तो आप कहेंगे मैम टेकन फ्रॉम फ्रांस। क्या कहेंगे? टेकन फ्रॉम फ्रांस, यानी कि हमने फ्रांस से लिए हैं। ठीक है। कहां से लिए हैं? मैम फ्रांस से लिए हैं ये तीनों शब्द हमने। ये मैंने आपको पढ़ाया था, जब मैंने आपको पढ़ाया था सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जिन बच्चों ने लिखा है फ्रांस, उन्होंने बिल्कुल सही लिखा है। नेक्स्ट आपके जो प्रस्तावना है उसमें एक शब्द है बेटा जी अखंडता, है ना, जिसका मतलब आप लोगों ने मुझसे पूछा था, और इसको इंग्लिश में कहते हैं इंटीग्रिटी। अखंडता का मतलब क्या होता है? जिसको कभी तोड़ा ना जा सके, जिसको कभी तोड़ा ना जा सके, जिसको कभी तोड़ा ना जा सके, तो उसको क्या कहते हैं हम? अखंडता, जिसको कभी तोड़ा ना जा सके। तो ये आपके जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, जो आपके संविधान निर्माता थे, उन्होंने कहा कि हमें एक अखंड भारत का निर्माण करना है, हमें एक ऐसे भारत का निर्माण करना है जिसमें कभी भी कोई दरार पैदा ना हो सके। लेकिन आप जानते हैं कि जो अखंडता है वो हमारे देश में आज भी नहीं है। हम छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करते हैं, हम क्या करते हैं? धर्म और जाति के नाम पर एक दूसरे से लड़ते हैं। हमारे अंदर बंधुत्व की भावना भी नहीं है, हमारे अंदर भाईचारे की भावना भी नहीं है। अगर हमारे अंदर ये सारी भावनाएं होती, ये सारी फीलिंग्स होती, तो कभी भी सांप्रदायिक दंगे, कभी भी धार्मिक दंगे, जाति के नाम पर दंगे, ये सब कभी नहीं होता। लेकिन ये सब आज भी हमारे भारत में होता है। उसके बाद हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स कहते हैं कि भैया आपके अंदर एकता की भावना होनी चाहिए, आपके अंदर यूनिटी भी होनी चाहिए। क्या हमारे अंदर यूनिटी है? नहीं है मैम। क्या हमारे अंदर भावना, वो भाईचारे की भावना है? नहीं है मैम। क्या हमारे अंदर, हमारा देश अखंड देश है? नहीं मैम। कहां है अखंड देश? कहां है अखंडता? आज तो घरों में भी अखंडता नहीं है, घरों में भी रिश्ते नहीं, हम एक घर में एक साथ नहीं रह पाते हैं। अगर 2 भाई हैं तो वो एक घर में नहीं रह पाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। बिल्कुल विक्रम बेटा, न्यायिक आदर्श हमने रशिया से लिए हैं। तो ये सब आपके प्रस्तावना में यहां पर बातें की गई हैं। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि संविधान निर्माताओं के विचारों और उद्देश्यों को कहां देखा जा सकता है? क्वेश्चन ये बनता है कि हमारे जो संविधान निर्माता थे
हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, तो संविधान निर्माताओं यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स, संविधान निर्माताओं के विचारों, उनके जो विचार थे, विचारों, उद्देश्यों यानी कि आइडिया, उद्देश्यों यानी कि जो उनके ऑब्जेक्टिव्स थे, को प्रस्तावना में देखा जा सकता है, को प्रस्तावना में देखा जा सकता है, प्रस्तावना में देखा जा सकता है। ये आप ध्यान रखेंगे। उसके अलावा बेटा एक मैं और चीज पूछूंगी आपसे, मुझे बताइएगा, विश्व का पहला धर्मनिरपेक्ष देश कौन सा है? विश्व का पहला पंथ निरपेक्ष देश, ये क्वेश्चन आपका बन सकता है। पंथ निरपेक्ष देश, फर्स्ट सेक्युलर कंट्री, बताइए, फर्स्ट सेक्युलर कंट्री, फर्स्ट सेक्युलर कंट्री इन द वर्ल्ड, विश्व में पहला पंथ निरपेक्ष देश कौन सा है? ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप ध्यान रखेंगे बेटा जी कि मैम वो आपका अमेरिका। कौन सा पहला सेक्युलर कंट्री है? अमेरिका। और सेक्युलर का मतलब क्या होता है? वेरी गुड मैम, यूएसए। वेरी गुड बेटा जी, मैम यूएसए यहां पर आंसर आया है। ठीक है, यूएसए यहां पर आंसर आया है। वेरी गुड, शाबाश। अब हम क्या पढ़ेंगे? अब मैम हम पढ़ेंगे संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। अब हम पढ़ेंगे संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। ठीक है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, ये आपका प्रीएम्बल कंप्लीट होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है कि आपने ये नहीं बताया कि अंबेडकर जी ने पहला चुनाव कहां से लड़ा था। ठीक है, मैं आपके इस प्रश्न का उत्तर देती हूं, ये बिल्कुल अलग है, ये प्रीएम्बल का पार्ट नहीं है। प्यारे बच्चे, जब हम अंबेडकर जी के बारे में, एक बच्चे ने मुझसे क्वेश्चन पूछा है, डॉक्टर BR अंबेडकर जी, इनके बारे में सुन लीजिए। प्यारे बच्चों, आपको ये मैं बता ही चुकी हूं कि डॉक्टर BR अंबेडकर जी को कहा जाता है भारतीय संविधान का जनक, इन्हीं को कहते हैं भारतीय संविधान का जनक, यानी फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, भारतीय संविधान का जनक, यानी मैम हम इनको कहते हैं फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब इनके बारे में बच्चे ने पूछा है कि आप हमें ये बताइए कि आपने ये बताया है कि जो डॉक्टर BR अंबेडकर जी थे, ये हमारी संविधान सभा के सदस्य थे। हमारी जो संविधान सभा है, ठीक है, हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी, उसके ये कौन थे? आप कहोगे कि मैम ये इस असेंबली के सदस्य थे। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के क्या थे बेटा जी? ये आप कहोगे कि मैम संविधान सभा के सदस्य थे, मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थे। लेकिन आप बच्चे ने मुझसे प्रश्न ये पूछा है कि इनको संविधान सभा में कहां से चुना गया था। बच्चे ने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा है। तो बेटा आप जानते हैं कि जो आपकी संविधान सभा थी, है ना, जो आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, तो आप जल्दी से मुझे बताइए कि इसके इलेक्शन जो हैं वो कब हुए थे? तो इसके क्या हुए थे? निर्वाचन हुए थे। इसके क्या हुए थे? मैम इलेक्शन हुए थे, इलेक्शन हुए थे। तो जब इसके इलेक्शन हुए, कब हुए मैम? अकॉर्डिंग टू कैबिनेट मिशन 1946 में, 1946 में, मतलब इस समय पर भारत आजाद नहीं हुआ था, या भारत से अलग पाकिस्तान नहीं बना था, है ना। तो इनका संविधान सभा में 1946 में जो निर्वाचन हुआ था, वो हुआ था बेटा जी पूर्वी बंगाल से। पूर्वी बंगाल से इन्हें क्या किया गया था? जिसे हम कहते हैं ईस्ट बंगाल। ईस्ट बंगाल, इनका हुआ था पूर्वी बंगाल से निर्वाचन। ठीक है, कहां से चुना गया था इनको मैम? 1946 में। तो इनको चुना गया था ईस्ट बंगाल से, और जिस समय इनको ईस्ट बंगाल से चुना गया था, उस समय पर ये ईस्ट बंगाल पार्ट ऑफ इंडिया ही था, भारत का भाग ही था। लेकिन हुआ क्या? हुआ बेटा ये कि जब आपका, आप जानते हैं कि क्या हुआ
मैम भारत का विभाजन हुआ, भारत का विभाजन यानी हुआ डिवीजन ऑफ इंडिया। भारत का विभाजन आप कहेंगे मैम हुआ था डिवीजन ऑफ इंडिया। और डिवीजन ऑफ इंडिया होकर क्या हुआ था मैम? डिवीजन ऑफ इंडिया कब हुआ था? 1947 में। और 1947 में हम कह सकते हैं 14 अगस्त 1947 को बना था पाकिस्तान। क्या बना था? पाकिस्तान का निर्माण। तो जब पाकिस्तान बना बेटा, जब पाकिस्तान का निर्माण हुआ तो आपका जो ये पूर्वी बंगाल वाला क्षेत्र है ये पाकिस्तान में चला गया। ये कहां पर चला गया? पाकिस्तान में चला गया। और जब ये पाकिस्तान में चला गया तो अंबेडकर जी की सीट खाली हो गई। तो अंबेडकर जी क्या हो गए? अंबेडकर जी की सीट जो है वो खाली हो गई। यानी अंबेडकर जी आपके संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे। लेकिन यहां पर सभी संविधान सभा के सदस्य जानते थे कि अगर अंबेडकर जी संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे, अगर अंबेडकर जी संविधान सभा में नहीं रहे तो यहां पर एक और पाकिस्तान बन सकता है। तो आपको ध्यान रखना है प्यारे बच्चे कि जब अंबेडकर जी की सीट संविधान सभा में खाली हो गई तो प्यारे बच्चों एक व्यक्ति हैं डॉक्टर M.R. जयकर जी। ध्यान से सुनना, डॉक्टर M.R. जयकर जी। और ये जो हैं ये कौन है? ये भी मैम संविधान सभा के सदस्य हैं। ये कौन है? ये भी मैम संविधान सभा के सदस्य हैं, मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैं, संविधान सभा के सदस्य थे। लेकिन कहां से? तो आप कहेंगे कि मैम बंबई प्रेसिडेंसी की पुणे सीट से, बंबई प्रेसिडेंसी की पुणे सीट से। बंबई प्रेसिडेंसी है और यहां पे एक सीट थी पुणे सीट, वहां से ये संविधान सभा में सदस्य थे। अब भाई डॉक्टर M.R. जयकर जी बड़े सुलझे हुए इंसान थे, बहुत ही अच्छे इंसान थे। तो इनसे कॉन्स्टिट्यूशन जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उनके सदस्यों ने रिक्वेस्ट की। उन्होंने कहा कि प्लीज आपको यहाँ पे एक चीज हमारी माननी होगी, आपको अपनी सीट को छोड़ना होगा, यहां से त्यागपत्र देना होगा। M.R. जयकर जी ने कहा भाई मुझे त्यागपत्र क्यों देना होगा, क्यों देना होगा मुझे त्यागपत्र? तो M.R. जयकर जी को पूरी सिचुएशन बताई गई। M.R. जयकर जी ने सारी बातें मान ली। और जब उन्होंने सारी बातें मान ली तो फिर क्या हुआ मैम? डॉक्टर M.R. जयकर जी ने क्या दिया? त्यागपत्र दे दिया, त्यागपत्र दे दिया। और जब इन्होंने त्यागपत्र दिया तो क्या हुआ? त्यागपत्र दिया तो मैम पुणे सीट खाली हो गई, पुणे सीट खाली। और जब ये पुणे सीट खाली हुई तो इस पे क्या हुआ? इस पे उपचुनाव हुआ, यानी कि बाय इलेक्शन जिसको हम कहते हैं। और उपचुनाव कराकर क्या किया गया? अंबेडकर जी को चुना गया, अंबेडकर जी को चुना गया। तो आपसे क्वेश्चन आएगा पहली बार कहां से चुने गए थे? तो मैम हमारी पूर्वी बंगाल से। और दोबारा कहां पर चुने गए थे? तो बंबई प्रेसिडेंसी की पुणे सीट से। क्या यहां तक की बात आपको समझ में आई? अगर यहां से कोई भी क्रॉस क्वेश्चन है बच्चे तो आप पूछ सकते हैं। पहली बार इनको पूर्वी बंगाल से चुना गया, लेकिन वो पूर्वी बंगाल पाकिस्तान का हिस्सा हो गया। फिर M.R. जयकर जी की पुणे सीट से उनको रिजाइन देने के लिए कहा गया। और M.R. जयकर जी ने जब यहां पर रिजाइन दिया तो पुणे सीट खाली हुई, और सीट खाली हुई तो उस पर उपचुनाव हुआ। उपचुनाव को कहते हैं बाय इलेक्शन। और बेटा ये हमेशा बीच में होता है, जब कोई सदस्य अपनी सीट को अपने मरने की वजह से या फिर त्यागपत्र की वजह से या किसी अन्य कारण से खाली करता है तो उस सीट को भरने के लिए बाय इलेक्शन यानी कि उपचुनाव कराया जाता है। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? ठीक है, बहुत बढ़िया, समझ में आ गया है। चलें फिर आगे चल सकते हैं। अब आगे हम देखते हैं कि आगे अगर आपकी बात यहाँ पे हम की करेंगे तो आपका एक न्यू चैप्टर बड़ा शानदार सा स्टार्ट होने वाला है, और उसका नाम है संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, यहां आपको ध्यान रखना है। इसमें हम बात करेंगे भारत के बारे में। इसमें हम क्या बात करेंगे? भारत के बारे में बात करेंगे।
ठीक है, तो संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, इंग्लिश में लिखिएगा, द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, इट्स टेरिटरी, द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। ये आपका न्यू चैप्टर है और इसके बारे में बेटा जब हम बात करते हैं तो ये आपके कॉन्स्टिट्यूशन या आपके संविधान के पार्ट, या हम कह सकते हैं कि भाग में, किस भाग में है बताइए, और आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद, किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक इसके बारे में बात की गई है और इसमें क्या बताया गया है ये भी मैं आपको बताऊंगी। मनीष बेटा सब बहुत स्पीड में नहीं पढ़ सकते हैं, है ना, आपने पहले पढ़ रखा होगा इसलिए आपको स्पीड कम लग रही है, लेकिन आप उन बच्चों से पूछिए जो पहली बार पढ़ रहे हैं। बेटा हमें सबको लेकर साथ में चलना है, ऐसा नहीं कर सकते हैं कि हम किसी एक बच्चे को फोकस करें। वेरी गुड मैम, पार्ट या भाग 1 में और आर्टिकल 1 से 4 तक, भाग 1 में है और आर्टिकल 1 से 4 तक कहा गया है संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में, जिसमें बेटा अगर मैं आपसे सबसे पहले बात करती हूं तो आप ध्यान से सुनेंगे और आप कहेंगे कि एक है मैम आर्टिकल नंबर 1 यानी अनुच्छेद 1। इसमें क्या कहा गया है, इसमें सिंपल कहा गया है भारत अर्थात इंडिया, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। भारत अर्थात इंडिया क्या होगा, राज्यों का संघ होगा, राज्यों का संघ होगा, राज्यों का संघ होगा। लिखिएगा इंडिया दैट इज भारत, इंडिया दैट इज भारत, a union of states, a union of states। यानी ये कह रहा है आर्टिकल नंबर 1 कि भैया तुम्हारा जो भारत देश या हमारा जो भारत देश बना हुआ है, हमारा जो भारत देश बना हुआ है वो कैसे बना हुआ है, तो मैम 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों से। मैंने आपको बताया था कि हमारा भारत कैसे बना हुआ है कि मैम हमारा भारत जो है वो 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरी से बना हुआ है। और आप कहेंगे कि ये जो भारत है इस भारत से कोई भी राज्य अलग नहीं हो सकता। क्यों मैम, क्योंकि ये कोई एग्रीमेंट नहीं है, ये कोई समझौता नहीं है। आप कहेंगे कि आर्टिकल 1 सिंपल क्या कहता है, कहता है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। यानी हमारे भारत देश का निर्माण 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों से मिलकर हुआ है और इनमें से कोई भी भारत से अलग नहीं हो सकता, इस संघ से अलग नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये कोई समझौता नहीं है, ये कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ था कि भाई तुम जब चाहे हमसे अलग हो जाना, ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ था। करंट में कितने यूटी हैं पांडे जी, 8। अभी मैं बार बार बोल रही हूं करंट में 8 यूटी हैं, ठीक है। तो ये आर्टिकल 1 का सिंपल सा मतलब है कि 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों से मिलकर क्या बना हुआ है। आप कहेंगे कि मैम अगर हम बात करें तो यहां पर हमारा भारत बना हुआ है। और आप ये भी ध्यान रखना कि एक बार एसएससी ने सीधा क्वेश्चन पूछ लिया था कि हमारे देश के लिए किन शब्दों का यूज होता है, तो केवल इंडिया और भारत। कुछ लोग हमारे देश को हम लोग हिंदुस्तान भी कहते हैं, लेकिन हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग संविधान में नहीं है। हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग आपके प्यारे बच्चे किसी भी, हम कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं है, ना किसी आर्टिकल में, ना कहीं और। केवल 2 ही शब्दों का प्रयोग आपका संविधान करता है, इंडिया और भारत। ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 2 की। आर्टिकल नंबर 2 क्या बात कर रहा है, आर्टिकल नंबर 2 कह रहा है कि संसद को संघ में, संघ यानी कि यूनियन, संसद को संघ में नए राज्यों के प्रवेश,
संघ में नए राज्यों के प्रवेश, संघ में, संसद को संघ में नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना करने के लिए विधि बनाने की शक्ति है, विधि बनाने की शक्ति है, विधि बनाने की शक्ति है। ठीक है, यानी संसद अगर किसी भी नए पार्ट को हमारे भारत संघ का हिस्सा बनाना चाहती है तो आर्टिकल 2 में क्या बनाई जाती है? उसके लिए विधि, उसके लिए लॉ बनाया जाता है। लिखिएगा, empowers parliament to make laws for the new to make laws for the entry or establishment empowers parliament to make laws for the entry or establishment of new state in India, new state in India, of new state in India। यानी अब मैं तुम्हें अपने शब्दों में इस आर्टिकल को बता दूं तो आप ऐसा मान के चलो कि एक ऐसा आपको मानना है कि ये आपका भारत देश है और भारत में क्या है, तो मैम इस भारत में 28 राज्य हैं और आपने बताया है कि 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, अब मैं चाहती हूं कि भाई हमारे भारत के यहां पर एक हिस्सा है, मान लीजिए कि ये किसका हिस्सा है? चीन का। हम ऐसा मान लेते हैं कि ये चाइना का हिस्सा है और जब चाइना का हिस्सा है तो मैं चाह रही हूं कि चाइना का ये वाला जो हिस्सा है ये किसका भाग बन जाए? ये हमारे भारत में शामिल हो जाए। कहां पर शामिल हो जाए? भारत में। तो अगर ये वाला हिस्सा मैं भारत में शामिल करूंगी तो उसके लिए लॉ कौन बनाएगा? मैम आर्टिकल 2। लॉ क्या बनाएगा? आर्टिकल 2 केवल लॉ बनाएगा, केवल विधि बनाएगा। और विधि बनाना संविधान संशोधन नहीं होता। लेकिन अगर मैं चाहती हूं कि ये वाला हिस्सा भारत में शामिल हो जाए तो मुझे तो संशोधन तो करना पड़ेगा। तो संशोधन कैसे होगा? या मैम कोई एग्जाम्पल है क्या? आज तक ऐसा हुआ है कि बाहर का कोई हिस्सा भारत में शामिल किया गया है? जी हां। जैसे इसका आप यहां पे एक एग्जाम्पल ले सकते हैं। और एग्जाम्पल क्या क्या है मैम? एक तो हमारा एग्जाम्पल है सिक्किम। सिक्किम पहले भारत का हिस्सा नहीं था, लेकिन सिक्किम को 35वें संविधान संशोधन 1974 द्वारा भारत में सहराज्य का दर्जा दिया गया था पहले। यानी पहले इसको बनाया गया एक एसोसिएट स्टेट। एसोसिएट स्टेट का मतलब होता है कि भैया तुम्हें राज्य का दर्जा दिया जाएगा। और फाइनली 36वां संविधान संशोधन 1975 द्वारा इसे क्या बनाया गया? पूर्ण राज्य, यानी फुली स्टेट इसको यहां पर बनाया गया। तो हम कह सकते हैं सिक्किम जो भारत का हिस्सा नहीं था। तो आपने बताया कि आर्टिकल 2 केवल विधि बनाता है, तो ये जो संशोधन किए गए ये किस आर्टिकल के थ्रू किए गए? तो बेटा जी आपके संविधान में जो संशोधन होते हैं वो आर्टिकल 368 के अकॉर्डिंग क्या किया जाता है? संशोधन, यानी कि अमेंडमेंट। आपको ध्यान रखना है कि भारत अगर किसी भी नए राज्य को, नए हिस्से को शामिल करेगा तो उसे संशोधन करना होगा, उसे संशोधन करना होगा। लेकिन आर्टिकल 2 में संशोधन नहीं होता। आर्टिकल 2 केवल विधि बनाता है। संशोधन किस आर्टिकल के अकॉर्डिंग होता है? आर्टिकल 368 के अकॉर्डिंग। यानी पार्लियामेंट ने यह बता दिया है कि आपको कैसे इसे शामिल करना है, उसने विधि बना दी है, यह आपको ध्यान रखना है। तो सिक्किम जो है, जो पहले भारत का हिस्सा नहीं था, आज के समय पे सिक्किम भारत का कौन से नंबर का राज्य है? 22वां राज्य है।
22वां राज्य है। और एक और आप एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे और किसको शामिल किया गया मैम, जैसे गोवा। गोवा पहले भारत का राज्य नहीं था, लेकिन गोवा को भी शामिल किया गया और इसके लिए 56 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1987, और इसे क्या बनाया गया 25वां राज्य। यानी कोई भी बाहरी हिस्सा जब भारत में शामिल होता है तो आर्टिकल 2 के तहत होता है, और संशोधन किस आर्टिकल के तहत होता है 368 के तहत। अब यहां पे आपने अभी तक देखा कि मैम जो हमारा भारत देश है हमने इसमें शामिल किया है, हमने इसमें शामिल किया, मान लीजिए आपने बता दिया आर्टिकल 2 के तहत। लेकिन मान लीजिए कि भारत के पास कोई हिस्सा है और भारत ये हिस्सा किसी देश को देता है, किसी अन्य देश को देता है, तो क्या करना होगा, तो बेटा जी तब भी संशोधन होगा। किसी अन्य देश को अगर ये हिस्सा अपना देगा तो भी संशोधन, और किसी देश को लेकर आएगा तो भी संशोधन। बिल्कुल आकाश बेटा, गोवा को पुर्तगालियों से आजाद कराया गया था 1961 में, क्योंकि गोवा पर 1961 तक किसका अधिकार था, आप कहेंगे कि मैम गोवा में 1961 तक जो है पुर्तगालियों का अधिकार था। रोली बेटा सारे स्टेट बताऊंगी, 23 नंबर का कौन सा था, 24 नंबर का कौन सा था, पेशेंस रखेंगे। तो अगर भारत के बाहर से, जैसे मैम आपने 2 एग्जाम्पल तो दे दिए कि भारत के बाहर से, लेकिन ऐसा कभी हुआ है कि भारत ने अपना कोई हिस्सा दिया हो, जी हां ऐसा भी हुआ है। आपको मैं एक और एग्जाम्पल बता देती हूं और आपने सुना भी होगा। प्यारे बच्चे आप देखेंगे कि एक तरफ है हमारा प्यारा भारत देश और एक तरफ आप मान लीजिए कि यह है बांग्लादेश। बांग्लादेश, तो बांग्लादेश का ये वाला जो बांग्लादेश में हिस्सा था ये हमारे भारत का था, और भारत में मान लीजिए ये वाला जो हिस्सा था ये बांग्लादेश का था। तो भारत ने कहा कि भैया तुम अपना हिस्सा ले लो और मुझे मेरा हिस्सा दे दो। तो यहां पे लिया भी जा रहा है और दिया भी जा रहा है। मैम यहां पे लिया भी जा रहा है और दिया भी जा रहा है। तो इस कंडीशन में कौन सा संशोधन, 100वां संविधान संशोधन 2015 हुआ था। इन दोनों ने आपस में समझौता किया कि भैया जो तुम्हारा है तुम ले लो, जो मेरा है वो मुझे दे दो। वेरी गुड मोहम्मद अलग्यास की मैम 2015 में, शाबाश। ठीक है, प्रवेश किस आर्टिकल के तहत होगा, आर्टिकल 2 के तहत, लेकिन संशोधन किस आर्टिकल के तहत होगा, आर्टिकल 368 के तहत। ये दोनों बातें अलग अलग रखना, ठीक है। अब प्यारे बच्चे आर्टिकल 3 में क्या है मैम, आर्टिकल 3 में क्या है, तो आपका आर्टिकल 2 तो भारत के बाहर की बात करता है, आर्टिकल 2 भारत के अंदर की बात करता है, सॉरी 3 की आर्टिकल 3 भारत के अंदर की बात करता है। जैसे आर्टिकल 3 क्या कहता है, आर्टिकल 3 कहता है कि संसद किसी भी नए राज्य का गठन formed of new state, संसद किसी भी नए राज्य का गठन कर सकती है, गठन, नाम में परिवर्तन, चेंज द नेम, नाम में परिवर्तन, सीमा या क्षेत्र में परिवर्तन, सीमा या क्षेत्र में परिवर्तन, चेंज द बॉर्डर और एरिया, बॉर्डर और एरिया, सीमा या क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है। अब ये कहां पर कर सकती है ये भी बता दीजिए मैम, तो बेटा भारत के अंदर। कहां पर कर सकती है, भारत के अंदर। ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं बात करती हूं तो आर्टिकल 3 कह रहा है कि भारत में जो आपके राज्य हैं,
ठीक है, ये मान लीजिए आपके राज्य हैं, तो इनमें अगर कोई परिवर्तन करना है, ध्यान रखना आर्टिकल 3 किसकी बात करता है, भारत के अंदर परिवर्तन, और आर्टिकल 2 भारत के बाहर से परिवर्तन, भारत के अंदर परिवर्तन, और अंदर जब परिवर्तन होगा तो प्यारे बच्चे संविधान संशोधन करने की जरूरत नहीं है। तब मैम भारत में अगर अंदर परिवर्तन होगा तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं होता। अमेंडमेंट तब होता है जब भारत अपना कोई हिस्सा किसी अन्य देश को देता है या किसी अन्य देश का हिस्सा भारत में शामिल करता है। ठीक है, तो अब आप कहोगे जैसे इसके कोई एग्जाम्पल हैं? जी हां, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे आपका एक राज्य बना है उत्तराखंड, और उत्तराखंड जो बना है बेटा, इसे आपकी संसद ने यूपी से पृथक करके बनाया है। पृथक को इंग्लिश में कहते हैं सेपरेट, पृथक को कहते हैं सेपरेट। तो क्या यह संविधान संशोधन था? जी नहीं मैम, यह संविधान संशोधन नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है संविधान संशोधन? क्योंकि मैम अगर हम बात करें तो इंटरनल चेंजेस है, और इंटरनल चेंजेस के लिए कोई अमेंडमेंट नहीं होता। ठीक है, बिल्कुल सही है कि मैम उत्तराखंड का निर्माण कब हुआ था? 1 नवंबर 2000 को। ठीक, सॉरी, ये हुआ था 9 नवंबर 2000 को। एक आपका बना था बेटा जी छत्तीसगढ़, और ये किससे अलग हुआ था? मध्य प्रदेश से। ये भी इंटरनल चेंज है, मध्य प्रदेश से पृथक होकर बना था। और ये कब बना था? तो ये बना था मैम 1 नवंबर 2000 को। ठीक है, एक और एग्जाम्पल आप ले सकते हो, झारखंड। ये किससे अलग होकर बना था? मैम बिहार से पृथक होकर। ये भी इंटरनल चेंज था। और ये कब बना था? ये बना था मैम 15 नवंबर 2000 को। उसके अलावा मैम एक बना था तेलंगाना। ये किससे अलग होकर बना था? आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश से पृथक किया गया था इसको। और ये बना था आपका 2 जून 2014 को। तो क्या ये संविधान संशोधन है? नहीं, ये संविधान संशोधन नहीं है मैम, ये संविधान संशोधन नहीं है। क्लियर है यहां तक? ज्ञान प्रकाश जी को पता नहीं क्या हो गया है, कह रहे हैं आपने अनुच्छेद तो पढ़ाया ही नहीं। और ये क्या पढ़ाया जा रहा है ज्ञान प्रकाश बेटा? मैं आपको क्या पढ़ा रही हूं? और मैं आपको क्या पढ़ा रही हूं? यही तो पढ़ा रही हूं। ठीक है, उसके बाद मैम जैसे आपने लिखा है नामों में परिवर्तन। जी हां, जैसे पहले के समय आपका होता था मद्रास, मद्रास को वर्तमान में आप क्या कहते हैं? मैम इसको हम चेन्नई कहते हैं। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? चेन्नई कहते हैं। पहले मैम एक हुआ करता था बंबई, इसको हम इन प्रेजेंट क्या कहते हैं? मुंबई। एक हुआ करता था मैम मैसूर, मैसूर को आज हम क्या कहते हैं? मैम कर्नाटक कहते हैं। तो ये नामों में परिवर्तन हो गए, और ये सब इस आर्टिकल के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। जी हां बेटा, आर्टिकल 3 के तहत ऐसा होता है। क्लियर है? आगे देखिए, आपकी क्लास में टाइम कम निकल जाता है, मुझे तो पता ही नहीं चलता है। फिर है आपका आर्टिकल नंबर 4। इसमें कहा गया है कि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के तहत, आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3, ध्यान से सुनना इस आर्टिकल को, क्योंकि इस आर्टिकल को ऑलमोस्ट जो है क्या कर दिया जाता है? स्किप कर दिया जाता है। आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के तहत संसद द्वारा बनाई गई विधि
को संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, को संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। और मैंने आपको बताया था कि संविधान संशोधन किस आर्टिकल के तहत किया जाता है, बता दो जल्दी। नहीं माना जाएगा। केवल इतनी सी बात इसमें है कि संसद आर्टिकल 2 और 3 के लिए जो भी विधि बनाती है, जो भी लॉ बनाती है, वो आपका कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं है। वेरी गुड मनीष, बिल्कुल सही बोला है आपने। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। वेरी गुड मैम, आर्टिकल 368 के तहत अमेंडमेंट किया जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्यारे बच्चे, और आप मुझे आंसर्स करेंगे। बहुत ही शानदार तरीके से हम चीजों को पढ़ने वाले हैं और आप ध्यान से यहां पर मेरी बात को सुनेंगे। मैं आपसे बता दूं कि अब इसी चैप्टर में आपको बताऊंगी कि भारत, जो आज वर्तमान भारत है, वो कैसे बना था। प्यारे बच्चे, आपको ये पता होगा कि भारत आपका क्या हुआ था, भारत स्वतंत्र। मुझे बताइए कि भारत स्वतंत्र कब हुआ था। ऐसे लिखना, भारत की स्वतंत्रता के बाद, भारत की स्वतंत्रता के बाद मुझे बताइए स्वतंत्र कब हुआ था। स्वतंत्र आफ्टर इंडिपेंडेंट ऑफ इंडिया, इंडिपेंडेंट ऑफ इंडिया। भारत की स्वतंत्रता के बाद की हम अभी बात करने वाले हैं। वेरी गुड मैम, 15 अगस्त 1947 को, 15 अगस्त 1947 मैम भारत स्वतंत्र हुआ था। और जब भारत स्वतंत्र हुआ तो बेटा उसके बाद क्या हुआ कि जो हमारे भारत के लोग हैं, भारत के लोग, इन्हें आप क्या कहेंगे, इंडियन पीपल। क्या कहेंगे इनको हम, इंडियन पीपल, भारत के लोग। ये कहने लगे आपके कि भैया इनकी एक आई मांग, इन्होंने की डिमांड। अब आप कहोगे डिमांड किससे की थी, तो बेटा जी संविधान सभा के अध्यक्ष से। किससे डिमांड कर रहे हैं ये, तो मैम चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से ये डिमांड कर रहे हैं। क्या डिमांड कर रहे हैं, इनकी मांग क्या थी, इनकी मांग थी कि भैया भाषाई आधारित राज्यों का गठन करो, भाषाई आधारित राज्यों का गठन, राज्यों का गठन, ये इनकी डिमांड थी। यानी फॉर्म्ड ऑफ लिंग्विस्टिक बेस स्टेट्स, फॉर्म्ड ऑफ लिंग्विस्टिक बेस स्टेट्स, लिंग्विस्टिक बेस स्टेट्स। यानी आप राज्यों का गठन कैसे करो, तो आप कहोगे कि उन्होंने कहा कि भैया आप जो है भाषा के आधार पर करो। ये लोगों ने मांग की थी, किससे की थी, ये आपसे मैंने बोला कि भाई संविधान सभा के अध्यक्ष से। ये मांग किससे की गई थी मैम, संविधान सभा के अध्यक्ष, संविधान सभा के अध्यक्ष, चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। बताइए कौन थे, चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इनसे मांग की गई थी भारत के लोगों के द्वारा। अब मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कौन थे। पी.एन. राव बोल रहे हैं, एस.के. धर बोल रहे हैं, बेटा जी अंबेडकर जी बोल रहे हैं, बहुत बढ़िया। लेकिन प्रियांश राज ने कहा है मैम राजेंद्र प्रसाद जी। वेरी गुड मैम, वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। इनसे लोगों ने भारत की स्वतंत्रता के बाद ये मांग की कि भाई हमें जो राज्य चाहिए उनका भाषा के आधार पर गठन कर दो। मतलब जिस भाषा के लोग जहां पर ज्यादा हैं उस भाषा के लोगों के लिए एक राज्य बना दो। ये मांग डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी से की गई। जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा कि भाई लोग इस तरह की मांग कर रहे हैं, लोग इस तरह की डिमांड कर रहे हैं, ये बात उन्होंने संविधान सभा के सदस्यों के सामने रखी। और जब उन्होंने ये बात संविधान सभा के सदस्यों के सामने रखी तो संविधान सभा के जो सदस्य थे
उन्होंने कहा कि भाई हमारे पास और भी बहुत सारा काम है, तो आप ऐसा करिए कि लोगों की ये जो मांग है इस पर विचार करने के लिए कमीशन बना देते हैं। तो कहा जाता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने ये जो लोगों की डिमांड है इस मांग पर विचार करने के लिए, डिस्कशन करने के लिए क्या किया था मैम, एक कमीशन बनाया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने क्या बनाया मैम, एक कमीशन बना दिया था। ठीक है, कब बनाया था तो आप कहोगे, ध्यान से सुनिएगा, तो आप क्या कहोगे कि मैम अगर हम बात करते हैं तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने बनाया एक कमीशन और आप हेडिंग देंगे एसके धर आयोग। एसके धर आयोग बनाया गया मैम। किसने बनाया तो जल्दी बताओ किसने बनाया, एसके धर आयोग डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने। क्यों बनाया तो लोगों की मांगों पर विचार करने के लिए। लोगों की मांग क्या थी, भाषा आधारित राज्य का गठन। तो एसके धर आयोग बेटा जी जब हम इसकी बात करते हैं तो आप ध्यान रखेंगे कि इसका गठन कब किया गया था, इसको फॉर्म्ड कब किया गया था, तो मैम जून 1948, जून 1948 में। बेटा जब भी कोई कमीशन बनता है तो उसका एक चेयरमैन होता है। इसके अध्यक्ष कौन थे, तो इसके अध्यक्ष का नाम था बेटा जी एसके धर, और इसीलिए इस कमीशन का नाम भी रखा गया था एसके धर आयोग। एसके धर ही इसके चेयरमैन थे, एसके धर। ठीक है, इन्हीं के नाम पर इसका नाम रखा गया था एसके धर आयोग। और प्यारे बच्चे इस कमीशन में कितने सदस्य थे, मेंबर्स कितने थे इसमें, तो आप कहेंगे कि मैम इसके जो मेंबर्स थे वो थे 4। कितने मेंबर्स थे इसमें मैम, 4 मेंबर्स थे इस कमीशन में। और इस कमीशन को, इसका काम क्या था, आखिर ये कमीशन क्यों बनाया गया था मैम, तो इसका कार्य क्या है ये हमें पता होना चाहिए। कार्य को इंग्लिश में कहते हैं फंक्शन, और इसका कार्य था बेटा जी, इसका फंक्शन था लोगों की मांग पर विचार करना। लोगों की मांग पर विचार करना, विचार मतलब कि डिस्कशन करना कि लोगों ने सही मांग की है या नहीं की है, डिस्कशन करना। अब इसने डिस्कशन किया और डिस्कशन करने के बाद में बेटा ये जो कमीशन है इसने दी अपनी रिपोर्ट, और रिपोर्ट दी थी इसने 10 दिसंबर 1948 में। और इसने रिपोर्ट में कहा कि भाषा आधारित राज्यों का गठन नहीं करना चाहिए। भाषा आधारित राज्यों का गठन नहीं करना चाहिए, लोगों की ये मांग सही नहीं है। इन्होंने कहा कि भैया केवल भाषा जो होती है वो किसी भी राज्य को बनाने के लिए काफी नहीं होती है। एक राज्य को बनाने के लिए वहां की आपकी ज्योग्राफिकल स्थिति को देखें, मतलब भौगोलिक स्थिति को देखें, वहां पर कितने संसाधन हैं उसको देखें। मतलब आपको एक राज्य बनाना, केवल भाषा के आधार पर एक राज्य बना देना कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। तो ये एसके धर कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि भाई आपको भाषा के आधार पर बिल्कुल भी राज्य नहीं बनाना चाहिए, बल्कि आपको एक राज्य अगर बनाना है तो आप क्या करेंगे, तो आप कहेंगे कि मैम उसने कहा कि भाई आप प्रशासनिक व्यवस्था को देखें, आप ज्योग्राफिकल जो आपका भौगोलिक स्थिति है उसको देखें, वहां पर कितने संसाधन हैं उसको देखें। ऐसा नहीं कि केवल भाषा देखी और आपने राज्य बना दिया, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि किसी भाषा के लोग जो कहीं पर रह रहे हैं वहां पे कोई संसाधन नहीं है, वहां पे प्रशासन जो है वो नहीं अच्छे से हो पाए, या वहां की भौगोलिक स्थिति अच्छी नहीं है, तो लोग बाद में तुम्हें ही कहेंगे। ठीक है बेटा परी प्रजापति जी, आगे से ध्यान रखूंगी मैं। ठीक है, तो ये किसने कहा, आप कहोगे एसके धर कमीशन ने यहां पर ऐसा कहा। नवीन सर ने नहीं छोड़ा है बेटा, छोड़ा थोड़ी है आरडब्ल्यू, कैसे छोड़ देंगे नवीन सर, ये सब अफवाहें तुम क्यों फैलाते रहते हो। रिपोर्ट कौन दिया था बेटा, कमीशन ने दिया था। कमीशन ही तो रिपोर्ट देता है, कमीशन या समिति जब भी बनती है तो वो रिपोर्ट देती है। ठीक है, रिवीजन स्लाइड आज नहीं बनेगी, क्योंकि रिवीजन तो तब होगा ना जब ये कंप्लीट होगा, जब ये कंप्लीट होगा। तो कल ये कंप्लीट होगा और कल ही रिवीजन स्लाइड भी बनेगी। अब आगे सुनिए, अगर प्यारे बच्चे यहां पर इसने मना कर दिया, अब भाई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संतुष्ट नहीं हुए,
तो फिर संविधान सभा ने कहा ऐसा करो, एक समिति बना लो, समिति से भी पूछ लो। तो फिर प्यारे बच्चे जब इस कमीशन की रिपोर्ट आई, उसके बाद में प्यारे बच्चे यहां पर बनी एक जेवीपी समिति, जेवीपी समिति, ऐसे लिख लो, जेवीपी समिति। समिति को इंग्लिश में कहते हैं बेटा जी कमेटी। ठीक है, अब ये जेवीपी समिति जो है, इसका नाम जेवीपी क्यों है? जेवीपी, जे फॉर जवाहरलाल नेहरू जी, जे फॉर जवाहरलाल नेहरू जी, वी फॉर वल्लभ भाई पटेल जी, वल्लभ भाई पटेल जी, और पी फॉर पट्टाभी सीतारमैया जी, सीतारमैया जी। ये तीन इसमें सदस्य थे और इन्हीं के नाम पर रखा गया था इसका नाम जेवीपी समिति। इसका गठन 1948 में हुआ था। इसका कार्य क्या था? सेम, लोगों की मांग पर विचार करना, लोगों की मांग पर विचार करना, ये इसका भी काम था। कहा गया कि आप भी एक बार आपस में डिस्कस करें और बताएं हमें अपनी रिपोर्ट में कि आप आखिर क्या कहना चाहते हैं इस बारे में। तो जब जेबीपी समिति बनी प्यारे बच्चे, तो 1948 में ये आपकी बनी थी और इस कमेटी ने अपनी जो रिपोर्ट दी थी वो दी थी अप्रैल 1949 में। अप्रैल 1949 में इस समिति ने अपनी रिपोर्ट दी थी और इसने भी क्या कहा अपनी रिपोर्ट में? भाषा आधारित राज्यों का गठन नहीं होना चाहिए, भाषा आधारित राज्यों का गठन नहीं करना चाहिए, गठन नहीं करना चाहिए, इसने भी मना कर दिया। और जब इसने भी मना कर दिया बेटा, तो इसके आगे की कहानी मैं आपको कल सुनाऊंगी। इसको आपको रिवाइज करके आना है क्योंकि कल मैं आपसे क्वेश्चंस भी पूछूंगी, रिवीजन स्लाइड भी बेटा मैं बनाऊंगी। ठीक है, तो इसने भी मना कर दिया और मना करने के बाद में जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लोगों को बातें बताई तो लोगों का क्या रिएक्शन था, क्या एक्शन था, इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। नहीं बेटा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी एसके धर आयोग के अध्यक्ष नहीं थे, एसके धर आयोग के अध्यक्ष थे एसके धर। ठीक है, आज के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड गुड डे एवरीवन। जय हिंद, जय भारत। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और हमेशा खुश रहें।